गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में आपकी ये सीरीज चल रही है। ये आपकी 4th वीडियो है। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। इसको इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, इंटरफेयर करना। आप क्या समझते हैं एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में कब हस्तक्षेप कर सकता है, इस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन के। पहले परिचय, इसके बाद हस्तक्षेप की परिभाषा देखेंगे और उसके आवश्यक तत्व भी देखेंगे हम साथ में, और हस्तक्षेप के प्रकार देखेंगे, हस्तक्षेप के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसके साथ ही चौथा पॉइंट देखेंगे हस्तक्षेप के आधार, ऐसे कौन कौन से आधार रहेंगे तब किसी अन्य राज्य के द्वारा किसी अन्य राज्य में हस्तक्षेप किया जा सकता है। परिचय देख लेते हैं पहले। तो देखिए, राज्य की इच्छा, यानी प्रत्येक राज्य चाहता है कि अपनी शांतिपूर्ण व्यवस्था से जिस प्रकार से उसकी पूरे राज्य के अंतर्गत संचालन चल रहा है वो चलता ही रहे। कोई अन्य जो राज्य है उसके इन कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, चाहे वो आंतरिक मामले हों चाहे वो उसके बाहरी मामले हों। तो हर राष्ट्र चाहता है कि उसके अपने क्रियाकलाप उसकी इच्छा अनुरूप चलते रहें। एक मिनट, हाँ। किसी भी अन्य राज्य का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, और अन्य राज्यों का यह कर्तव्य है कि अगर उन्हें लग रहा है कि कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है, राज्य के द्वारा उचित कदम लिए जा रहे हैं, उचित कर्तव्य किए जा रहे हैं, उचित कार्य किए जा रहे हैं उस राज्य के अंतर्गत, तो उस प्रकार का हस्तक्षेप वो ना करें। अन्य राज्यों के ये कर्तव्य है। केवल जब ऐसे हस्तक्षेप किए जा सकते हैं जब अन्य राज्य को किसी भी राज्य से खतरा हो या अनुचित लगे। तो नॉर्मल सी एक डिस्कशन है, उसको परिचय में आप लिख सकते हो कि हस्तक्षेप एक इच्छा क्या होती है राज्य की और क्या चाहता है राज्य। किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। अब हस्तक्षेप कोई भी राज्य करता है तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती। इसके बाद इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ओपेनहाइम के अनुसार इसकी क्या परिभाषा उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ओपेनहाइम ने कहा है, किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के मामले में इस उद्देश्य से दखल या मध्यक्षेप किया जाना हस्तक्षेप है। यानी किसी भी राज्य द्वारा अन्य राज्य के मामले में दखल या मध्यक्षेप किया जाना हस्तक्षेप है। कब? जिससे या तो वस्तुओं की वर्तमान दशाओं को बनाए रखा जाए या परिवर्तन किया जाए। यानी कोई भी राज्य इस उद्देश्य से हस्तक्षेप करता है अन्य राज्य से ये कहने के लिए कि या तो आप वर्तमान दशाओं को यों के तो बनाकर रखो या उनमें परिवर्तन करो, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो उसको हस्तक्षेप कहा गया है ओपेनहाइम के द्वारा। यानी कि इससे कुछ बातें प्रतिपादित होती हैं कि एक तो हस्तक्षेप बलपूर्वक यानी अधिनायकवादी तरीके से किया जाता है, और दूसरा इसमें राज्य की सम्मति नहीं होती, सम्मति के बिना किया जाता है किसी अन्य राज्य द्वारा, और तीसरा यह है इसके आंतरिक व बाहरी मामलों में किया जाता है। तो हस्तक्षेप की मूल रूप से ये कुछ बातें निकल के आती हैं, और यही आपके हस्तक्षेप के आवश्यक तत्व भी हैं कि इसमें बलपूर्वक इसमें हस्तक्षेप किया जाता है, इच्छा विरुद्ध किया जाता है, और जिसमें किसी भी राज्य की सम्मति भी नहीं होती है, और आंतरिक व बाहरी मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये इसके आवश्यक तत्व हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट, हस्तक्षेप के प्रकार देख लेते हैं। हस्तक्षेप के प्रकार क्या हैं? तो यहाँ पर हस्तक्षेप के जो प्रकार हैं वो कई विधि शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो एक एक से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोफेसर राइट के अनुसार हस्तक्षेप के 2 प्रकार बताए गए हैं। उन्होंने पहला प्रकार बताया सैनिक हस्तक्षेप, यानी किसी भी का राज्य द्वारा खा राज्य पर जब सैनिकों के साथ में हस्तक्षेप किया जाता है, सैनिकों की क्रियाकलाप में या सैनिकों के संदर्भ में हस्तक्षेप किया जाता है, उसे सैनिक हस्तक्षेप कहते हैं। राजनैतिक हस्तक्षेप, यानी का राज्य में कुछ राजनीतिक क्रियाएं इस प्रकार की चल रही हैं या प्रभावित रह रही हैं, किससे? खा राज्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं से। तो का यहाँ पर खा की राजनीतिक प्रक्रियाएं जो चल रही है, राजनीतिक क्रियाएं चल रही है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब ओपेनहाइम के अनुसार क्या है हस्तक्षेप के प्रकार? उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, एक तो अधिकार युक्त हस्तक्षेप और एक अधिकार के बिना हस्तक्षेप। यानी कुछ राज्य द्वारा ऐसा हस्तक्षेप किया जाना जिसका उन्हें अधिकार है या पहले उनकी कुछ सम्मति या संधि हो चुकी है किसी विशेष संदर्भ विशेष में या किसी विशेष विषय पर, तो अधिकार युक्त हस्तक्षेप करते हैं। और एक अधिकार के बिना, जिन्हें कुछ ऐसी आशंका या कारण लगे जिससे उनके खुद के राज्य में कोई
ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटने की संभावना हो, तब वे खुद अधिकार के बिना भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, ओपनहाइमर के अनुसार। ये प्रकारों में है। इसके बाद स्टार्क ने कुछ यहाँ पर प्रकार बताए हैं हस्तक्षेप के। तो उन्होंने प्रकार बताए हैं, एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक आंतरिक हस्तक्षेप यानी कुछ ऐसे आंतरिक मामले होते हैं जो इंटरनल मामले होते हैं जो केवल उस राज्य विशेष के संदर्भ में रहते हैं, लेकिन उनमें हस्तक्षेप करना किसी राज्य की मजबूरी हो जाए या कुछ कारण हो, जिन कारणों को हम आगे डिस्कस करेंगे आधार क्या रहेंगे। ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप यानी ऐसे क्रियाकलाप, व्यापारिक क्रियाकलापों में जो बाहरी क्रियाकलाप रहते हैं उनमें हस्तक्षेप करना बाहरी हस्तक्षेप कहलाता है। और दंडात्मक हस्तक्षेप यानी कुछ ऐसे क्रियाकलाप किसी भी राज्य द्वारा, जैसे का राज्य द्वारा खा राज्य के लिए कुछ ऐसे हस्तक्षेप अपनाए जाएं जो दंडात्मक हों, यानी खा के दंडात्मक सिद्धांतों से जुड़े हुए हों, तो वो दंडात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं वो हस्तक्षेप। ठीक है, स्टार के अनुसार। अब यहाँ पर हस्तक्षेप के आधार देख लेते हैं, यानी कोई भी राज्य कब हस्तक्षेप कर सकता है, उस हस्तक्षेप के हम यहाँ पर कुछ आधार हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला है आत्मरक्षा एवं आत्म संरक्षण के लिए हस्तक्षेप। कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप तब करता है जब उसे अपनी खुद की आत्मरक्षा या आत्म संरक्षण के लिए मजबूरन होना पड़े, यानी अन्य राज्य के क्रियाकलापों से या किसी अन्य राज्य पर किसी तीसरे राज्य के क्रियाकलापों से, किसी का राज्य को खा राज्य है उसके क्रियाकलापों से या गा द्वारा खा पर किया जा रहे क्रियाकलापों से, या फिर खुद के का के आत्मरक्षा आत्म संरक्षण के लिए अगर इसकी आशंका हो रही हो तो ये का यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसके कुछ आधार भी हैं, केवल आशंकाओं के आधार पर या आशय के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? अब इसमें यह बताया गया है, यहाँ पर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है यानी राष्ट्र संघ है उसके अनुच्छेद 21 में कुछ प्रावधान बताए गए हैं कि कब हस्तक्षेप किया जा सकता है, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप कब किया जा सकता है। जब आक्रमण हो रहा हो, तो आक्रमण यह है कि शस्त्रों के साथ में हो, तब हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, किसी अन्य राज्य द्वारा अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, जब हस्तक्षेप की सूचना सुरक्षा परिषद को दे दी गई, उसने कोई कदम नहीं उठाए हो, ठीक है, तब लिया जा सकता है। ठीक है, और हस्तक्षेप की सूचना के साथ में एक तो सूचना दे दी हो सुरक्षा परिषद को, और या उसने कदम नहीं उठाए तब लिया जा सकता है, या सुरक्षा परिषद इसमें अपने एक तरह से पुनर्अवलोकन करना चाहता हो और लेकिन उसने पुनर्अवलोकन भी नहीं किया हो, तब भी हस्तक्षेप किया जा सकता है किसी राज्य द्वारा अपनी आत्मरक्षा या आत्म संरक्षण के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा हो कि किसी भी राज्य की, अब केवल का राज्य की आत्म सुरक्षा के लिए ऐसी कुछ आशंका पैदा हो जाए खा राज्य से या गा राज्य से, जिसमें यहाँ पर खुद के राष्ट्र में अशांति या फिर एक ऐसे अशांति या फिर उसकी सुरक्षा, जो राज्य की पूरी की सुरक्षा, उस संदर्भ में कुछ ऐसी खलबलियां मच जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, नॉर्मल है। हाँ, दूसरा ये है मानवता के आधार पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता है, यानी कोई भी राज्य खुद के राज्य पर इस प्रकार के क्रियाकलाप या इस प्रकार के अपने जो उसके जनता है, जनता के साथ व्यवहार कर रहा है जो क्रूर, अन्यायपूर्ण हो, निर्दयी हो और जो मानव व्यवहार से परे हो या फिर अनैतिक हो, ठीक है, प्रकृति विरुद्ध हो, तब किसी अन्य राज्य द्वारा उस राज्य पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसका उदाहरण एक देखने को मिलता है कि 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इराक में कुर्द के लोगों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया गया था। तो मानवता के आधार पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगला है सामूहिक हस्तक्षेप, और सामूहिक हस्तक्षेप आज के वर्तमान समय में काफी वैध माना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुमत के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर राज्य इस चीज से सहमत होते हैं, तो सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करते हैं, तो उसमें एक ऐसे कारणों का अभाव देखने को मिलता है जो अनैतिक या विधि विरुद्ध हो। तो ज्यादातर कारण वैधतापूर्ण कारण होते हैं, तो सामूहिक हस्तक्षेप इसको माना जाता है। अब सामूहिक हस्तक्षेप भी कई राज्यों द्वारा तब किया जा सकता है जब उनकी सुरक्षा संबंधी कोई एक आशंका हो, या आक्रमण संबंधी आशंका हो, या उनके खुद के राष्ट्र में उनकी जो शांति व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो भंग होने की आशंका हो, तब सामूहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। चौथा हस्तक्षेप है आपका गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप, यानी किसी राज्य में इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, मान के चलो का राज्य में उसकी जनता द्वारा कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप किया जा रहे हैं जिससे गृह युद्ध की संभावना बन सकती है का राज्य में। अब का राज्य के साथ खा राज्य के जो लोग हैं या फिर जिनकी जनता है वो इस प्रकार के क्रियाकलाप देख रही है। अब खा को लग सकता है कि का के क्रियाकलापों से या आंतरिक मामलों या बाहरी मामलों से मेरे खुद के राज्य में भी गृह युद्ध हो सकता है,
क्योंकि मेरे खुद के राज्य इस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। तो खा यहाँ पर अपने गृह युद्ध की दशा में बचाने के लिए यहाँ पर का पर उचित हस्तक्षेप कर सकता है का राज्य के संदर्भ में, और इसको पर्याप्त रूप से संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके अध्याय 7 में स्थान दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बेटर लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।